जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्रा पर। प्यारे बच्चों, यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 के क्रम में हम लोगों का अनसॉल्व पेपर और मॉडल पेपर चल रहा है, जिसमें आज हम लोग कक्षा 12 इंग्लिश का क्लास 12th इंग्लिश का मॉडल पेपर 8 पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले 7 मॉडल पेपर हम लोगों ने देख लिया है। अगर आप लोगों ने अब तक उसे नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, हिंदी के मॉडल पेपर का भी प्लेलिस्ट अलग बना हुआ है। आप सभी चैनल पर विजिट कीजिए और उस क्लास को ज़रूर देखिए। यकीन मानिए इतने सारे प्रश्न इसमें हो जाएंगे कि सिलेबस का कोई भी इम्पोर्टेंट प्रश्न आपका नहीं बचेगा। प्रयास इसी तरीके से किया जा रहा है और आप लोगों को बोर्ड परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो परीक्षा की संपूर्ण तैयारी के क्रम में अगर आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए और इसे अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से, सेक्शन ए से, और देखते हैं कि क्या है सेक्शन ए रीडिंग। ये आपका पेपर 4 सेक्शन में होता है, जिसमें पहला सेक्शन रीडिंग यानी कंप्रीहेंशन होता है। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, नीचे दिए गए पैसेज को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िए। एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। चलिए देखते हैं। द इंडियन नेशनल आर्मी, भारतीय राष्ट्रीय फौज यानी आज़ाद हिंद फौज, प्लान्स वेंट अवे विद द डिफीट ऑफ जापान, जापान की हार के साथ समाप्त हो जाने की योजना बनाती है कि जब जापान की हार हुई तो समाप्त हो जाता था। सुभाष बोस वाज किल्ड इन ए प्लेन एक्सीडेंट व्हाइल ऑन हिज वे टू टोक्यो, सुभाष चंद्र बोस जब अपने टोक्यो की ओर जा रहे थे तो उस समय एक हवाई विस्फोट में या हवाई दुर्घटना में, प्लेन की हवाई जहाज़ की दुर्घटना में मारे गए। इट इज़ ट्रू, ये सत्य है, दैट मेनी लीडर्स डिड नॉट लाइक द आइडिया, कि कई नेताओं ने इस विचार को पसंद नहीं किया, ऑफ इंडिया विनिंग फ्रीडम विद असिस्टेंस ऑफ कंट्री, कि इंडिया यानी भारत ऐसे सहायता से अपना स्वतंत्रता प्राप्त करे, लाइक जापान, जापान जैसे देश की सहायता से। एंड हर फैसिस्ट एलीज, और उसके जो अन्य सहयोगी हैं उनके साथ वह नहीं पाना चाहती थी। बट ड्यूरिंग द क्लोजिंग ईयर्स ऑफ द वार, लेकिन युद्ध के अंतिम समय, अब समाप्त होने के समय के दौरान, सुभाष चंद्र बोस एंड द इंडियन नेशनल आर्मी, मतलब सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज ने सर्व टू होल्ड अप ड्रॉपिंग स्पिरिट्स, सर्व मतलब सेवा किया, टू होल्ड अप मतलब ऊपर उठाने का, द ड्रॉपिंग स्पिरिट्स मतलब गिरती हुई आत्मा का, ऑफ नेशनलिस्ट मतलब भारतीयता की, राष्ट्रीयता की गिरती हुई आत्मा को इंडियंस एट होम, भारतीय लोगों में ऊपर उठाने का काम किया। हु वेयर फीलिंग हेल्पलेस, जो असहाय प्रतीत होते थे, एंड फ्रस्ट्रेटेड और निराश प्रतीत होते थे। दे सेट बिफोर ऑल सेक्शंस ऑफ द इंडियन पीपुल, उन्होंने भारतीय लोगों के सभी भागों की ओर ये व्यवस्थित किया, इंक्लूडिंग दोज, उनको भी मिलाते हुए, सर्विंग इन द आर्मी, सेना में सेवा करने का, एन एग्जाम्पल ऑफ करेज एंड पैट्रियोटिज्म मतलब राष्ट्रीय साहस और देशभक्ति की भावना को उन्होंने व्यवस्थित किया। व्हिच वाज बोथ इंस्पायरिंग, जो दोनों तरीके से प्रेरणादायक था, एंड इनोबलिंग और श्रेष्ठ था। देयरफॉर, इसलिए, व्हेन द गवर्नमेंट अनाउंस्ड देयर डिसीजन, जब देश ने या सरकार ने अपना निर्णय घोषित किया, टू प्रोसिक्यूट सम ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी ऑफिसर्स, कुछ भारतीय राष्ट्रीय यानी आज़ाद हिंद फौज के कर्मचारियों पर, अधिकारियों पर दोषारोपण किया, फॉर ट्रीजन मतलब धोखे का, बिकॉज दे हैड ब्रोकन दियर ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द ब्रिटिश क्राउन, क्योंकि उन्होंने अंग्रेजी सत्ता के
प्रति अपनी जिम्मेदारी का जो शपथ लिया था उसे तोड़ा था। देयर वाज ए वेव ऑफ नेशनलिस्ट प्रोटेस्ट, तो वहाँ पर राष्ट्रीयता की विरोध की एक लहर आ गई। देयर वेयर मैसिव डिमॉन्स्ट्रेशन ऑल ओवर द कंट्री, पूरे देश में एक विशाल एक भारी आंदोलन छिड़ गया, संकेत हो गया। देयर वेयर परसिस्टेंट डिमांड्स, एक तीव्र मांग उठी दैट द ऑफिसर्स शुड बी रिलीज्ड, कि अधिकारियों को छोड़ दिया जाना चाहिए। अब इसमें हमसे क्वेश्चन जो पूछ रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ द डिफीट ऑफ जापान, जापान की हार का परिणाम क्या था। तो द डिफीट ऑफ जापान रिजल्टेड, जापान की हार का परिणाम था इन द इंडियन नेशनल आर्मी प्लान्स गोइंग अवे, परिणाम स्वरूप मतलब आज़ाद हिंद फौज समाप्त होने जा रही थी। एंड सुभाष बोस डेथ इन ए प्लेन एक्सीडेंट, और सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु एक हवाई जहाज़ दुर्घटना में होती है, व्हाइल ऑन हिज वे टू टोक्यो, जब वो अपने टोक्यो की यात्रा पर जा रहे थे। इसमें दूसरा क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि व्हाट आइडिया डिड मेनी पीपल नॉट लाइक, बहुत से लोगों ने कौन सा विचार नहीं पसंद किया। तो मेनी पीपल डिड नॉट लाइक द आइडिया, बहुत से लोगों ने इस विचार को पसंद नहीं किया, ऑफ इंडिया विनिंग फ्रीडम विद असिस्टेंस ऑफ ए कंट्री लाइक जापान एंड हर फैसिस्ट एलीज, कि भारत अपनी स्वतंत्रता की जीत को जापान जैसे और अपने मित्र देशों की सहायता से जीते। सी वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, सी वाला क्वेश्चन कह रहा है हु सेट एन एग्जाम्पल ऑफ करेज एंड पैट्रियोटिज्म, मतलब साहस और देशभक्ति के उदाहरण को किसने प्रस्तुत किया। तो सुभाष बोस एंड इंडियन नेशनल आर्मी, मतलब सुभाष बोस और आज़ाद हिंद फौज ने सेट एन एग्जाम्पल ऑफ करेज एंड पैट्रियोटिज्म, मतलब साहस और देशभक्ति का एक उदाहरण प्रस्तुत किया। इसमें डी वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, डी वाला क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ कैन यू प्रूव, आप कैसे सिद्ध कर सकते हैं दैट देयर वाज ए वेव ऑफ नेशनलिस्ट प्रोटेस्ट, कि यह एक राष्ट्रीयता की विरोध की लहर थी। तो देयर वेयर मैसिव डिमॉन्स्ट्रेशंस ऑल ओवर द कंट्री, पूरे देश में एक विशाल आंदोलन का संकेत था। एंड परसिस्टेंट डिमांड्स, और एक तीव्र मांग थी, दैट द ऑफिसर शुड बी रिलीज्ड, कि अधिकारियों को छोड़ दिया जाना चाहिए, स्वतंत्र किया जाना चाहिए। व्हिच शोज दैट देयर वाज ए वेव ऑफ नेशनलिस्ट प्रोटेस्ट, जो दर्शाता है कि यह एक राष्ट्रीयता के विरोध का लहर था। ई वाले में क्या कह रहा है बच्चों, एक एक क्वेश्चन 3-3 नंबर का था, ई वाला 3 नंबर का है, लेकिन इसमें 3 भाग हैं। इसमें कह रहा है व्हिच वर्ड इन द पैसेज मीन्स म्यूटिनी, म्यूटिनी शब्द पैसेज में यानी धोखा शब्द के लिए कौन सा अंग्रेजी लिया गया। तो द वर्ड ट्रीजन इन द पैसेज मीन्स म्यूटिनी, पैसेज में एक शब्द ट्रीजन लिया गया है जिसका अर्थ क्या होता है, म्यूटिनी होता है। इसके बाद में बी नंबर, इस दूसरा नंबर क्या कह रहा है, व्हिच वर्ड इन द पैसेज इज द अपोजिट ऑफ एक्विट, पैसेज में कौन से शब्द का विलोम एक्विट है। तो पैसेज में एक्विट मतलब निर्दोष, और द वर्ड प्रोसिक्यूट मतलब दोषी कह सकते हैं। इन द पैसेज इज द अपोजिट ऑफ एक्विट, एक्विट शब्द का विलोम है। अगला क्या कह रहे हैं बच्चों, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फ्रेज, एक फ्रेज है जिसका अर्थ क्या है, फीलिंग हेल्पलेस एंड फ्रस्ट्रेटेड, असहाय और निराश महसूस करना, क्रोधित महसूस करना। तो द फ्रेज फीलिंग हेल्पलेस एंड फ्रस्ट्रेटेड मीन्स, जो वाक्यांश फीलिंग हेल्पलेस एंड फ्रस्ट्रेटेड है उसका अर्थ है फीलिंग अनेबल टू डू एनीथिंग टू चेंज ए डिफ़िकल्ट और अनप्लीजेंट सिचुएशन, मतलब एक मुश्किल या दुखकारी दुखद परिस्थिति को बदलने के लिए
अपने आप को असमर्थ महसूस करना, एंड फीलिंग एनाइड और क्रोधित और इरिटेटेड या झुंझलाहट महसूस करना बिकॉज ऑफ इट, इसके कारण। इस प्रकार से हम लोगों ने क्या देखा कि जो हमारा अनसीन पैसेज था वो हुआ कंप्लीट। अब यहाँ से शुरू होता है सेक्शन बी। सेक्शन बी का मतलब क्या है, राइटिंग स्किल आपकी देखी जाएगी कि आपने अंग्रेजी पढ़ना सीख लिया, क्या आपको अंग्रेजी लिखना भी आता है। तो इसमें करना क्या होगा, इसमें आपको देखना होता है एस्से और आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। मतलब आप किसी भी एक बिंदु पर कोई एक निबंध लिखिए इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स, मतलब 100 से लेकर के 150 शब्दों में। पहला क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया एंड इट्स रीजन्स, भारत में बेरोजगारी और इसके कारण। दूसरा है फ्रीडम ऑफ स्पीच, मतलब वक्तव्य की स्वतंत्रता या बोलने की स्वतंत्रता। और तीसरा है सोअरिंग प्राइजेज एंड मीजर्स कंट्रोल, मतलब जो कीमतों में और पैमानों में वृद्धि हो रही है उसको कंट्रोल करना। अब देखते हैं हम लोग जो हमारा आंसर है बच्चों वो कौन सा है, तो वो है अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया एंड इट्स रीजन्स, भारत में बेरोजगारी और इसका कारण। इंडियाज अनएम्प्लॉयमेंट रेट हैज़ बीन ए प्रेसिंग इशू, मतलब भारत का बेरोजगारी दर एक दबावशाली है, या कह सकते हैं एक मतलब आउट ऑफ कंट्रोल है, या कह सकते हैं बहुत ज़्यादा है। विद द कंट्री फेसिंग सिग्निफिकेंट चैलेंजेस, जिससे देश क्या कर रहा है, महत्वपूर्ण चुनौतियां महसूस कर रहा है इन क्रिएटिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इट्स रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन, मतलब इसकी तीव्रता से बढ़ रही जनसंख्या के सामने नौकरी यानी कार्य के अवसर को उपलब्ध कराने में यह समस्या महसूस कर रहा है। एज ऑफ मार्च 2025, मार्च 2025 के अनुसार या 25 तक द अनएम्प्लॉयमेंट रेट स्टूड एट अराउंड 8.1%, जो बेरोजगारी की दर है वो अभी भी लगभग 8.1% है। विद अर्बन एरियाज फेसिंग हायर रेट्स ड्यू टू जॉब मार्केट मिसमैच, मतलब जो नौकरी की या रोजगार का मिसमैच है अर्थात असमानता है, वो शहरी क्षेत्रों में और भी अधिक दर सामना कर रहा है। एंड ये ग्रोइंग सर्विस सेक्टर वर्कफोर्स, और जो बढ़ती हुई सेवा का क्षेत्र है उसमें भी समस्या हो रही है। अब देखिए की कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, भारत में बेरोजगारी के प्रमुख कारण में क्या क्या है बच्चों, बेरोजगारी का प्रमुख कारण, तो चलिए देख लेते हैं। रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, ये बहुत बड़ा कारण है, तीव्र जनसंख्या वृद्धि। इंडियाज़ पॉपुलेशन कंटिन्यूज टू ग्रो, भारत की जनसंख्या निरंतर बढ़ रही है। आउटपेसिंग जॉब क्रिएशन, मतलब जो जॉब यानी नौकरी का जो निर्माण है। एंड एक्सरवेटिंग अनएम्प्लॉयमेंट, और रोजगारी बढ़ने की जो कारण है पर्टिकुलरली एमांग यूथ, विशेष रूप से युवाओं में बहुत तेज़ी से यह बढ़ता जा रहा है। स्किल मिसमैच, मतलब जो उनके अंदर योग्यता है कुशलता है उसके अनुरूप उन्हें कार्य नहीं मिल पा रहा है। ए सिग्निफिकेंट गैप एग्जिस्ट बिटवीन द स्किल्स पोजेस्ड बाय द वर्कफोर्स, जो कार्य करने वाले लोग हैं उनके बीच में उनके पास जो अधिकार है, मतलब कार्य करने की क्षमता है, उसमें एक महत्वपूर्ण गैप है, मतलब गैप है यानी कह सकते हैं दूरी है। एंड दोज डिमांडेड बाई इंडस्ट्रीज़, और वह कुशलताएं जो उद्योगों के द्वारा कारखानों के द्वारा मांगी जाती हैं उसके अकॉर्डिंग उनमें बहुत सारी भिन्नताएं हैं। लीडिंग टू अंडर एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट, जो बेरोजगारी या रोजगार के दर को कम कर रही है। अगला हेडिंग क्या है बच्चों, इनफॉर्मल सेक्टर डोमिनेंस, मतलब अनौपचारिक क्षेत्र का जो अस्तित्व है वो घट रहा है। द इनफॉर्मल सेक्टर व्हिच लैक्स जॉब सिक्योरिटी एंड बेनिफिट्स, मतलब अनौपचारिक क्षेत्र
जो नौकरी की सुरक्षा यानी रोजगार की सुरक्षा और लाभों से वंचित रह जाता है। डोमिनेट्स इंडियाज वर्कफोर्स, ये भारत के एक कार्य क्षेत्र में बहुत बड़े रूप से बहुत बड़े पैमाने पर है। मेकिंग इट चैलेंजिंग टू एड्रेस अनएम्प्लॉयमेंट इफेक्टिवली, जो बेरोजगारी की दर को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भाग निभाता है। ओवरऑल अगर हम लोग देखें बच्चों तो ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पर जब चाहे तब वर्कर को निकाल दें और जब चाहे तब नए वर्कर को रख लें। फिर कह रहे हैं स्लो इंडस्ट्रियल ग्रोथ, मतलब धीमी औद्योगिक विकास। इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रोथ हैज़ बीन स्लोअर दैन एंटीसिपेटेड, लिमिटिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज़। मतलब जो भारत का निर्माण क्षेत्र है उसका विकास धीमा है, किसकी अपेक्षा? रोजगार के सीमित अवसर की अपेक्षा उसका विकास बहुत धीमा है, स्पेशली इन अर्बन एरियाज, विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में है। अगला हेडिंग कह रहा है बच्चों कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, मतलब तकनीकी लाभ। ऑटोमेशन एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हैव ट्रांसफॉर्म्ड इंडस्ट्रीज, मतलब कह सकते हैं कि जो स्वचालन और तकनीकी लाभ है इसने उद्योगों को परिवर्तित कर दिया है। परिवर्तित करने का मतलब जो काम 10 लोगों से होता था अब वो काम एक व्यक्ति मशीन से कर रहा है। लीडिंग टू जॉब डिस्प्लेसमेंट फॉर लो स्किल्ड वर्कर्स, जो निम्न कुशलता वाले लोग हैं इनको क्या कर रहा है? रोजगार से हटाया जा रहा है। अब देखिए फिर क्या है कि गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स टू एड्रेस अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब जो सरकार की योजनाएं हैं बेरोजगारी को ख़त्म करने के लिए, बेरोजगारी से संबंधित वो क्या क्या हैं। तो एक तो बच्चों महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, जिसको मनरेगा कहते हैं, यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। इसमें क्या है? गारंटीज 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू एन अनएम्प्लॉयड पर्सन इन ए ईयर, एक वर्ष में एक बेरोजगार को 100 दिनों के रोजगार की एक गारंटी देता है। फिर अगला क्या है बच्चों? अगला क्या किया है सरकार ने? तो अगला किया है दीन दयाल अंत्योदय योजना। इसमें क्या हो रहा है? प्रोवाइड्स इंडस्ट्रियली रिकॉग्नाइज्ड स्किल्स टू द पुअर, मतलब विशेष रूप से गरीबों को औद्योगिक कुशलता, उनकी कुशलता के अनुसार बढ़ाना। एमिंग टू इरेडिकेट अर्बन एंड रूरल पुअर्टी, जो गरीबी मतलब शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के गरीबी को हटाने के लिए विशेष रूप से इसे चलाया गया है। फिर है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, यानी PMKY, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। ये क्या कर रहा है? ऑफर शॉर्ट टर्म स्किल ट्रेनिंग। ये क्या कर रहा है कि मतलब कम समय में कुशलता की प्रशिक्षण दे रहा है। एंड सर्टिफिकेशन फॉर इमर्जिंग सेक्टर्स, और बढ़ रहे आवश्यकता वाले क्षेत्रों में क्या कर रहा है? सर्टिफिकेट दे रहा है, लाइक AI एंड ग्रीन जॉब्स, जैसे कि AI और पर्यावरण के अनुकूलन जो नौकरियां हैं उसमें दे रहा है। अब देखो, टू इफेक्टिवली एड्रेस अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब प्रभावशाली रूप से बेरोजगारी को संबोधित करते हुए इंडिया नीड्स टू फोकस ऑन स्किल डेवलपमेंट, भारत को कौशलता के विकास पर ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रमोट लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स, जो मजदूर की आवश्यकता वाले क्षेत्र हैं उनको विकसित करना। एंड इनकरेज इंटरप्रेन्योरशिप, और आत्मनिर्भरता स्वावलंबन को प्रोत्साहित करना। व्हाइल आल्सो इन्वेस्टिंग इन एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग, जिसमें शैक्षणिक और अनौपचारिक प्रशिक्षण को भी शामिल किया जाए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है बच्चों, क्या कह रहा है? राइट ए लेटर टू द हेल्थ ऑफिसर, आप अपने अगेंस्ट, एक मिनट, हाँ कह रहे हैं कि राइट ए लेटर टू द हेल्थ ऑफिसर कंप्लेनिंग अगेंस्ट इनसैनिटरी कंडीशंस ऑफ द लोकेलिटी यू लिव इन,
मतलब आप उस क्षेत्र, जिस क्षेत्र में आप रह रहे हैं उसमें अस्वच्छता की शिकायत करते हुए अपने क्षेत्र के स्वास्थ्य अधिकारी को एक पत्र लिखिए। तो चलिए शुरुआत कर देते हैं भैया। आंसर में टू द हेल्थ ऑफिसर, तो सेवा में स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन गोंडा यूपी, मतलब जो कह सकते हैं नगर पालिका गोंडा उत्तर प्रदेश। अब इसके बाद में सब्जेक्ट में क्या है भैया, तो सब्जेक्ट में है कंप्लेंट रिगार्डिंग इन सैनिटरी कंडीशन इन लोकेलिटी नेम। आप यहाँ पर जो भी डालना चाहें डाल सकते हैं, इसीलिए मैंने इसको आपके ऊपर छोड़ दिया है कि यहाँ पर क्या है। अब देखिए सर, श्रीमान जी, आई एम राइटिंग टू ब्रिंग टू योर अटेंशन द डिप्लोरेबल इन सैनिटरी कंडीशंस प्रिवेलिंग इन, आप उस स्थान का नाम डालेंगे जो ऊपर डाले थे। तो क्या होता है कि मैं आपका ध्यान अपने इस स्थान क्षेत्र में आकर्षित करना चाहता हूं जहां पर बहुत अधिक अस्वच्छता की परिस्थितियां पनप रही हैं। वेयर आई रिसाइड, जहां पर मैं रहता हूं। डिस्पाइट रिपीटेड रिक्वेस्ट एंड कंप्लेंट्स, मतलब बार बार निवेदन और शिकायत के बावजूद भी द सिचुएशन रिमेन्स अनचेंज्ड, मतलब जो परिस्थिति है वो अभी भी बिन अपरिवर्तित है। पोजिंग ए सिग्निफिकेंट रिस्क टू पब्लिक हेल्थ, जो कि सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बना हुआ है। अब इसके बाद में देखते हैं बच्चों क्या कह रहे हैं। द लोकेलिटी इज प्लग्ड बाई ओवरफ्लोइंग गार्बेज, ये स्थान यानी ये जो स्थान है ये पूरी तरीके से बहुत अधिक कूड़े से भरा हुआ है, बहुत कूड़ा है। बिन्स स्टेगनेंट वाटर, मतलब जल का ठहराव है, कूड़ादान जो है ये बहुत ज़्यादा भरा हुआ है। एंड पुअर ड्रेनेज सिस्टम्स, और नाली की बहुत कमज़ोर व्यवस्था है। क्रिएटिंग एन आइडियल ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर मॉस्किटोज़, जो मच्छरों के लिए एक बहुत ही आदर्श स्थान बना रही हैं, अर्थात यहाँ पर मच्छर और लार्वा बहुत अधिक पनप रहे हैं, विकसित हो रहे हैं। एंड अदर डिसीज कैरिंग वेक्टर्स, और अन्य जो रोग वाहक जीव जंतु हैं, कीड़े मकोड़े हैं, उनका निर्माण हो रहा है। द स्ट्रीट्स आर लिटर्ड विद वेस्ट, जो गलियां हैं वो कूड़ों से भरी हुई हैं। एंड द लैक ऑफ रेगुलर क्लीनिंग, और नियमित स्वच्छता या साफ सफाई की कमी के कारण हैज़ मेड द एरिया अनहाइजेनिक, ये बहुत ही अस्वास्थ्यकारी क्षेत्र बन गया है। आई रिक्वेस्ट यू टू टेक इमीडिएट एक्शन टू एड्रेस दीज इशूज़, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप इन समस्याओं पर तुरंत तात्कालिक प्रभाव से क्रियान्वित करें। रेगुलराइज गार्बेज कलेक्शन एंड डिस्पोजल, मतलब आप नियमित रूप से कूड़ा उठवाएं और क्या करें, उसको नष्ट करवाएं। क्लीन एंड मेंटेन ड्रेनेज सिस्टम, नाली की व्यवस्था को सही कराएं और उसकी साफ सफाई करवाएं। इम्प्लीमेंट मीजर्स टू कंट्रोल मॉस्किटो ब्रीडिंग, जो मच्छरों का प्रजनन है उसको रोकने के लिए उचित कार्यवाही करें। इंक्रीज सैनिटेशन स्टाफ, मतलब जो स्वच्छता कर्मचारी हैं उनमें वृद्धि करें। एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लीनिंग, और सफाई के बारंबारता में भी वृद्धि करें। प्रमोट एक्शन इज नेसेसरी टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिसीजेज, मतलब रोगों के विकास को रोकने के लिए आवश्यक कार्य करें। एंड इंश्योर ए हेल्थी इन्वायरमेंट फॉर रेसिडेंट्स, और यहाँ के निवासियों को आप एक स्वस्थ वातावरण प्रदान करें। थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर, इस मामले के लिए आपका ध्यानाकर्षण करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सिंसियरली XXX, मतलब क्या कि आपका भवदीय, XXX नाम नहीं लिखना है। डेट आप जिस दिन परीक्षा होगी उस दिन का डालेंगे, आज जैसा कि मैंने आज का डेट डाला है 13/10/2025।
अथवा क्या कह रहा है बच्चों, अथवा कह रहा है कि राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर एल्डर ब्रदर्स मैरिज। आप अपने मित्र को अपने बड़े भाई की शादी में आने के लिए आमंत्रित करते हुए एक पत्र लिखिए। अब दोनों में से कोई कोई एक करना है। सेक्शन सी क्या कह रहा है, सेक्शन सी आपका ग्रामर सेक्शन आ गया। आपका आज्ञाकारी एक्स 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 यानी यहाँ पर कोई नाम नहीं लिखना है, क्लास 12th कर देना है। और इसके बाद में अब हमारा शुरू हो जाता है सेक्शन सी, ग्रामर वाला सेक्शन। तो बच्चों अब तक अगर क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक और शेयर करते रहिए, लाइक और शेयर नहीं रुकना चाहिए, अधिक से अधिक लाइक और अधिक से अधिक शेयर। सेक्शन सी शुरू होता है ग्रामर सेक्शन। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। अब देखते हैं क्या है। कह रहे हैं कि एन इम्प्रेशन व्हिच कैन नॉट बी रिमूव्ड, एक ऐसा प्रभाव जिसे नहीं हटाया जा सकता है, इज कॉल्ड, तो क्या कहते हैं उसे, इनऑडिबल या फिर इरिटेबल या फिर अनसुटेबल या फिर इंडेलिबल। इंडेलिबल या क्या कहेंगे इसको, इनऑडिबल मतलब बिना किसी आवाज़ के, इरिटेबल मतलब झुंझलाहट, अनसस्टेबल मतलब अनुचित, और इनडेलिबल मतलब जघन्य, या कह सकते हैं ऐसा भाव जिसे नहीं हटाया जा सकता, अमिट जिसको हम लोग कह सकते हैं। तो ये अमिट वाला है, अमिट छाप यानी डी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बी नंबर क्या कह रहा है बच्चों, बी नंबर कह रहा है द फ्रेज मतलब वाक्यांश एट ए स्नेल स्पेस मतलब एक घोंघे जैसी गति पर, मीन्स इसका मतलब क्या है, वेरी इंटेलिजेंट मतलब बहुत बुद्धिमान, या फिर वेरी अलर्ट मतलब बहुत चौकन्ना, या वेरी स्लोली बहुत धीमा, या फिर वेरी फास्ट बहुत तेज। तो स्नेल जानते हैं घोंघा, और घोंघा क्या होता है, बहुत स्लो चलता है, तो इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, वेरी स्लोली, मतलब जो घोंघे की गति है वो बहुत धीमी होती है। सी वाला विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में सी नंबर पर देखते हैं क्या कह रहा है बच्चों। तो सी नंबर पर कह रहा है द सिनोनिम्स ऑफ क्वीर, क्वीर मतलब होता है विचित्र, तो इसका क्या होगा, सिंसियर होगा, या पेकुलर होगा, या फिर आर्बिट्रेटर होगा, या सेवर होगा। तो बच्चों अगर हम लोग बात करें क्वीर का, तो क्वीर मतलब विचित्र होता है और पेकुलर मतलब भी विचित्र होता है, इसलिए बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका डी वाला। डी वाले में क्या कह रहा है, डी वाले में कह रहा है कि शीला स्पोक विथ हर फादर टू गो टू हर कॉलेज। शीला अपने पिता के साथ बोली उनसे कॉलेज जाने के लिए। तो व्हिच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज एन एरर, इस वाक्य में कौन से शब्द में एक गलती है, कौन से भाग में एक गलती है, विथ में गलती है, या फिर हर कॉलेज में गलती है, या स्पोक में गलती है, या हर फादर में गलती है। तो बच्चों हर फादर सही जगह पर है, ऑब्जेक्ट की जगह पर होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। स्पोक वर्ब का सेकंड फॉर्म है, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। हर कॉलेज ये भी अपने उचित स्थान पर है, प्रॉपर प्लेस पर है, इसमें भी कोई गलती नहीं है। विथ में गलती है, इसके स्थान पर टू होना चाहिए, सी स्पोक टू हर फादर, तो यहाँ पर इसमें आपका गलती है और यही आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में ई नंबर देखते हैं। ई नंबर क्या कह रहा है, द एंटोनिम फॉर एसेंट इज, एसेंट का विलोम क्या होगा, डिस्टेंस होगा, या एसेंट होगा, या कॉन्सेंट होगा, या फिर डिसेंट होगा। तो एसेंट का विलोम क्या होगा, डिसेंट होगा। डी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपको बता दें कि जो आपका चौथा क्वेश्चन है जिसमें अभी हम लोगों ने ए बी सी डी ये चारों भाग देखा, ये प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है विकल्प वाला, और 5 क्वेश्चन होता है। इस प्रकार से ओवरऑल ये आपका 10 नंबर दे करके जाएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है बच्चों, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट नरेशन, किसी एक को आप अप्रत्यक्ष कथन में बदल दीजिए। ये 5वां का ए वाला है, तो 5वां के ए वाले में क्या कह रहा है, पहला इसमें
द जनरल सेड टू हिज सोल्जर्स, जनरल ने अपने सैनिकों से कहा, मार्च फॉरवर्ड, आगे बढ़ो, एंड किल द एनिमी, और शत्रु को मार दो। क्या कहा कि आगे बढ़ो और शत्रु को मार दो। अब इसका क्या बनेगा, द जनरल ऑर्डर्ड हिज सोल्जर्स, जनरल ने अपने सैनिकों को आदेश दिया। क्या आदेश दिया, टू मार्च फॉरवर्ड एंड किल द एनिमी, मतलब आगे बढ़ने का और शत्रु को मार देने का आदेश दिया। अब पांचवा के ए में ही दूसरा वाक्य है। दूसरा वाक्य क्या है बच्चों, कह रहे हैं कि नरेंद्र सेड टू पूजा, नरेंद्र ने पूजा से कहा, आर यू क्वालिफाइड फॉर द पोस्ट यू अप्लाइड, क्या तुम उस पोस्ट के लिए क्वालिफाई हो, या तुम्हारे पास वो अर्हताएं हैं जो आपने अप्लाई किया है। तो आंसर में देखते हैं नरेंद्र, देखिए ये आपका रिपोर्टेड स्पीच है और रिपोर्टेड स्पीच आपका इंट्रोगेटिव में है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, सेड टू आस्क्ड में बदल जाएगा, पूजा हो जाएगा। हेल्पिंग वर्ब से शुरू है इसलिए इफ लग जाएगा, सब्जेक्ट पहले आएगा, तो यू का चेंजिंग होगा पूजा से, क्योंकि यू क्या है, सेकंड पर्सन का है, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये वाला आपका पास्ट टेंस में है तो इसलिए इधर भी पास्ट टेंस में होगा, और आर बदल जाएगा वाज में, क्वालिफाइड हो जाएगा फॉर द पोस्ट। फिर यू जो है यहाँ पर, इसकी भी चेंजिंग किससे होगी, तो पूजा से ही होगी, तो यहाँ पर भी सी हो जाएगा और अप्लाइड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, नरेंद्र आस्क्ड पूजा इफ सी वाज क्वालिफाइड फॉर द पोस्ट सी अप्लाइड, क्या वह उस पोस्ट के लिए मतलब योग्य है जिसके लिए उसने निवेदन किया था। अच्छा, बी नंबर पर क्या कह रहा है, बी नंबर में कह रहा है, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, किसी एक का आप वाक्य में जोड़िए जो जैसा निर्देश दिया गया है, जैसा कि निर्देश दिया गया है। तो क्या कह रहे हैं, द पेशेंट इज वेरी वीक, रोगी बहुत कमजोर है। क्या कहा गया, रोगी बहुत कमजोर है। ही कैन नॉट वॉक अप स्टेयर्स, वह सीढ़ियों से ऊपर नहीं चल सकता है। भैया कैसा है, रोगी कमजोर है और सीढ़ियों से ऊपर नहीं चल सकता है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, बदलना किसमें है, सिंपल सेंटेंस में। तो बना दीजिए एडवर्ब टू का प्रयोग करके, और क्या हो जाएगा, द पेशेंट इज टू वीक, मतलब रोगी इतना टू वीक टू वॉक अप स्टेयर्स, सीढ़ियों पर ऊपर चढ़ने के लिए बहुत अधिक कमजोर है। क्या कहा कि रोगी सीढ़ियों से ऊपर जाने के लिए बहुत अधिक कमजोर है। अब इसके बाद में हम लोग देखते हैं कि दूसरा वाला हमसे क्या कह रहा है। दूसरा वाला कह रहा है, शीला डिड समथिंग, शीला ने कुछ किया, नो वन न्यू दैट, इसे कोई नहीं जानता था। क्या कहा कि शीला ने कुछ किया, इसे कोई नहीं जानता था। इनटू ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इसे किस में बनाना है, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बनाना है। और क्या कह रहा है, नो वन न्यू, कोई नहीं जानता। क्या नहीं जानता भैया, कि व्हाट शीला डिड, कि शीला ने क्या किया। कोई नहीं जानता है कि, कोई नहीं जानता कि शीला ने क्या किया। और ये आप लोगों का बन गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। एक बार सभी लोग क्लास को फिर से शेयर कर दीजिए, और अगर अब तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। अगर क्लास पसंद आ रही है तो आप लोग हैंड रेज वाला इमेज भेजिए, इमोजी हैंड रेज वाला आप लोग भेजिए और दिखाइए कि हाँ आपको क्लास समझ में आ रही है। सभी लोग अधिक से अधिक शेयर करते रहें। और देखते हैं सी नंबर पर क्या कह रहा है बच्चों। सी नंबर पर कह रहा है, ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज एज डायरेक्टेड, किसी भी एक नीचे दिए गए वाक्य को निर्देश के अनुसार रूपांतरित कीजिए। तो यहाँ पर क्या कहा गया, डोंट टेल हिम द सीक्रेट ऑफ योर फैमिली, उसे अपने परिवार के रहस्यों को मत बताओ। क्या कहा गया कि उसे अपने परिवार के रहस्यों को मत बताओ। और करना क्या है, इसको पैसिव वॉइस में बदल देना है, इनटू पैसिव वॉइस। तो भैया क्या कह रहा है, यू आर फॉरवेड टू टेल हिम, तुम्हें मना किया जाता है, टू टेल हिम द सीक्रेट ऑफ योर फैमिली, अपने परिवार के रहस्यों को उसे बताने के लिए, तुम्हें उसे अपने परिवार के रहस्यों को बताने के लिए मना किया जाता है। अब इसके बाद में देखते हैं
इसका सेकंड नंबर क्या कह रहा है? नो मैन इन द सिटी इज सो रिच एज ही इज। इस शहर में कोई भी व्यक्ति उतना अधिक धनी नहीं है जितना कि वह है। बदलना किसमें है? इनटू ए सुपरलेटिव डिग्री। एक सुपरलेटिव डिग्री में बदल दीजिए, उत्तमावस्था में बदल दीजिए। तो चलिए बदलते हैं हम। देखिए सब्जेक्ट क्या है? ही है। सबसे पहले क्या है? मुख्य शब्द लाना है, तो भैया उसी के बारे में बात हो रही है। उसके बाद वर्ब लाना है, फिर दा लाना है, और सो रिच एज ये पॉजिटिव फॉर्म है, इसको कंपैरेटिव फॉर्म में ले जाएंगे तो रिचेस्ट हो जाएगा। ही इज़ द रिचेस्ट। अब यहाँ से नो हट जाएगा, जो बच रहा है वो लिख दिया जाएगा मैन इन द सिटी, यानी वह इस शहर में सबसे अमीर व्यक्ति है, सबसे धनी व्यक्ति है। इसके बाद में देखते हैं डी वाले में कह रहा है बच्चों, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज। किसी नीचे दिए गए किसी वाक्य में से एक को आप क्या कीजिए? सही करके लिख दीजिए। तो क्या कह रहा है? द जेंट्री ऑफ द सिटी वाज इन्वाइटेड इन द फंक्शन। जेंट्री मतलब होता है जो सम्मानित लोग होते हैं, शहर के या समाज के जो सम्मानित लोग होते हैं उन्हें जेंट्री कहा जाता है। तो शहर के सम्मानित श्रेष्ठ लोग को फंक्शन में आमंत्रित किया गया था। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर जेंट्री मतलब मैंने बताया सम्मानित लोग, यानी एक वचन नहीं है, ये प्लूरल नंबर है। तो भैया वाज के जगह पर वर कर दीजिए। बाकी ये वाक्य आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो वर्ब भी आपकी प्लूरल होनी चाहिए। अगर आप वर्ब प्लूरल नहीं ले रहे हैं तो सब्जेक्ट को सिंगुलर कीजिए, जो कि यहाँ पर अपरिवर्तित है, बदला नहीं जा सकता है। इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे? वियर का प्रयोग कर देंगे और ये आपका सही हो जाएगा। दूसरा वाक्य कह रहा है कि ही इज द टॉलेस्ट ऑफ द टू। वह दोनों में से सबसे लंबा है। कितने लोग हैं? केवल 2 लोग। तो जब केवल 2 लोग होंगे तो वहाँ पर या तो पॉजिटिव डिग्री हो सकती है या कंपैरेटिव डिग्री हो सकती है। सुपरलेटिव कब होती है? जब 2 से अधिक की बात होती है। अगर केवल 2 की बात हो रही है तो वहाँ पर पॉजिटिव या कंपैरेटिव ही हो सकता है। तो यहाँ पर जो द टॉलेस्ट लिखा हुआ है इसको क्या करेंगे? द टॉलर कर देंगे, बस सही हो जाएगा। ही इज द टॉलर ऑफ द टू। वह उन दोनों में से अधिक लंबा है, मतलब वह दोनों में से अधिक लंबा है। यहाँ पर क्या हो गया? कंपैरेटिव डिग्री में, और इस प्रकार से ये वाक्य आपका हो गया। अब देखते हैं बच्चों ई नंबर क्या कह रहा है? ई नंबर आपसे कह रहा है यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स। शब्दों के किसी एक जोड़े का प्रयोग कीजिए। कहाँ? इन योर आउन सेंटेंसेज, अपने खुद के वाक्यों में एक जोड़े का प्रयोग कीजिए। टू मेक द डिफरेंस इन दियर मीनिंग्स क्लियर, उनके अर्थों में स्पष्ट अर्थ प्रकट करते हुए। देखिए ब्राइडल और ब्रिडल 2 शब्द लिए गए हैं, तो पहले मैं इसका प्रयोग बता दूं। द ब्राइडल बॉकेट वाज ब्यूटीफुल अरेंजमेंट ऑफ वाइट रोजेज एंड लिलीज। इस ब्राइडल का मतलब होता है शादी। तो ब्राइडल बॉकेट वाज ये ब्यूटीफुल अरेंजमेंट, मतलब जो शादी का एक व्यवस्था था, दुल्हन मतलब ब्राइडल मतलब दुल्हन कह सकते हैं। तो जो दुल्हन के जोड़े की व्यवस्था थी वो बहुत ही सुंदर रोज, सफ़ेद रोज और लिली से सजाया गया था। और ब्रिडल का मतलब क्या होता है? ब्रिडल मतलब होता है काठी, जो घोड़े की पीठ पर रखी जाती है। तो द हॉर्सेस ब्रिडल वाज एडॉर्न्ड विद इंट्रिकेट सिल्वर डेकोरेशंस। घोड़े की जो काठी थी उसे चांदी के आकर्षक पत्तियों से सजाया गया था। तो इस प्रकार से पहले ब्राइडल का मतलब दुल्हन का जोड़ा, और दूसरे ब्रिडल का मतलब क्या होता है बच्चों? घोड़े की काठी। अब हम लोग देखते हैं चिली और चिली। एक चिली का मतलब होता है मिर्चा, दूसरी चिली का मतलब होता है ठंडा। तो यहाँ चिली का देखते हैं। द रेसिपी कॉल्स फॉर 2 ग्रीन चिलीज, मतलब जो रेसिपी था भोजन की वो मतलब कह सकते हैं थाल था, व्यवस्था था, उसमें 2 हरी मिर्चियों की आवश्यकता थी। टू एड फ्लेवर टू द डिश, उस थाली में थोड़ा सा और अधिक स्वाद लाने के लिए 2 हरी मिर्चियों की आवश्यकता थी। तो इस चिली का मतलब मिर्चा हुआ। अब दूसरा चिली ठंडा कह रहा है। इट इज
ये चिली विंटर मॉर्निंग, ये एक ठंडी सुबह, जाड़े की सुबह थी। सो आई हैड रिकमेंड वियरिंग ए वार्म कोट, इसलिए मैंने एक गर्म कोट पहना हुआ था। इसीलिए मैंने क्या किया था, एक गर्म कोट पहना हुआ था। छठा नंबर क्या कह रहा है बच्चों, छठा नंबर कह रहा है ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश। नीचे दिए गए पैसेज को अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। क्या कहा गया कि नीचे दिए गए पैसेज को अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। चलिए कर देते हैं, करना ही क्या है, अंग्रेजी में अनुवाद ही तो करना है। अकबर के दरबार के नवरत्नों में एक बीरबल भी थे। भैया देख लो, थोड़ा थोड़ा ऐसे देखते चलो। तो बीरबल वाज वन ऑफ द 9 जेम्स इन द कोर्ट ऑफ अकबर, यानी बीरबल अकबर के 9 रत्नों में से, अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक थे। फिर और क्या कह रहा है बच्चों, और इसमें दूसरा कह रहा है हिंदुस्तान में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बीरबल के नाम से अनभिज्ञ हो, मतलब अर्थात बीरबल का नाम ना जानता हो। तो क्या कहे, देयर इज नो वन इन इंडिया, भारत में कोई नहीं है, हु इज अनअवेयर, जो अनभिज्ञ हो, ऑफ बीरबल्स नेम, मतलब बीरबल के नाम से। भारत में कोई नहीं है जो बीरबल के नाम से अनभिज्ञ हो। वह एक निर्धन ब्राह्मण थे। कौन थे, वह एक निर्धन ब्राह्मण थे। तो ही वाज ए पुअर ब्राह्मण, लेकिन अकबर ने उन्हें जागीर देकर राजा बनाया। अकबर ने उन्हें जागीर देकर राजा बनाया। बट अकबर मेड हिम ए किंग, अकबर ने उन्हें एक राजा बनाया भैया। बाई ग्रांटिंग हिम ये जागीर, उन्हें एक जागीर दे करके, जिसको हम लोग लैंड ग्रांट यानी भूमि दान कह सकते हैं। एंड यानी और क्या किया, अकबर ने उन्हें कई और उपाधियां भी दी। अकबर ने उन्हें कई और उपाधियां भी दी। एंड बेस्टोड अपॉन हिम, और उन्हें उपाधियां भी दी। अदर्स मतलब उन्हें प्रदान किया, हिम सेवरल अदर टाइटल्स, अन्य कई उपाधियां भी दिया। यद्यपि बीरबल अपनी मजाकों के लिए विख्यात हैं, यद्यपि बीरबल अपनी मजाकों के लिए विख्यात हैं, किंतु उनमें कई और गुण भी थे। तो देख लेते हैं। आल दो या फिर दोनों सही है। आल दो बीरबल इज फेमस फॉर हिज ह्यूमर, ह्यूमर मतलब होता है मजाक, हंसी मजाक। यद्यपि बीरबल अपनी मजाक के लिए प्रसिद्ध हैं। ही पोजेस्ड मेनी अदर क्वालिटीज, उनमें कई अन्य गुण भी हैं। एज वेल, और साथ ही, मतलब फिर भी साथ ही उनमें और भी कई गुण हैं। अब देखते हैं, उनमें दुनिया की चालाकी कूट कूट कर भरी हुई थी, मतलब उनमें दुनिया की चालाकी कूट कूट करके भरी हुई थी। तो क्या कहा गया, ही वॉज एक्सट्रीमली क्लीवर, मतलब अत्यधिक चालाक थे। एंड श्रीउड, और बहुत ही बुद्धिमान थे। अब देखिए भैया, राजनीति में किसी से कम नहीं थे। कई युद्धों में उन्होंने वीरता दिखाकर ख्याति प्राप्त की थी। तो भैया राजनीति में भी वह किसी से कम नहीं थे, मतलब अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिटिक्स वाज अनमैच्ड, मतलब राजनीति में उनकी समझ का कोई तुलना नहीं था। ही एंड फेम बाय डिस्प्लेइंग ब्रेवरी, उन्होंने बहादुरी प्रदर्शित करके प्रसिद्धि कमाया था। इन सेवरल बैटल्स, कई युद्धों में उन्होंने इसकी भी प्रसिद्धि ख्याति प्राप्त किया था। बीरबल और अकबर के किस्से यद्यपि बनावटी हैं, बीरबल और अकबर के किस्से यद्यपि बनावटी हैं, व्हाइल मतलब यद्यपि, द स्टोरीज अबाउट बीरबल एंड अकबर आर ऑफन एनेक्डोटल, मतलब जो बीरबल और अकबर के किस्से हैं, कहानियां हैं, वो बनावटी हैं। लेकिन और क्या है भैया, फिर भी यह प्रदर्शित करते हैं कि बादशाह और बीरबल परस्पर एक दूसरे का सम्मान करते थे। हाँ, दे डू डिमोन्स्ट्रेट, वह ये प्रदर्शित करते हैं, दैट द एम्परर एंड बीरबल,
कि बादशाह और बीरबल हैड ए डीप रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स, एक दूसरे के लिए बहुत अधिक सम्मान करते थे। देखिए बीरबल्स लीजेसी कंटिन्यूज टू सेलिब्रेटेड, ये मैंने आगे का भी बना दिया है जो मैंने नहीं लिया था एक लाइन का, तो इसको आपको छोड़ देना है। मतलब ये हमने लिया ही नहीं था उस कहानी में से, तो इसको आपको क्या करना है, छोड़ देना है। बच्चों एक बार सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और देखिए हम लोग चौथे सेक्शन पर पहुंच गए हैं, सेक्शन डी यानी लिटरेचर वाले सेक्शन पर हम लोग पहुंच चुके हैं। तो सभी लोग एक बार जोरदार तरीके, नंबर 7 क्या कह रहा है बच्चों, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच। मतलब नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर लगभग 40 शब्दों में प्रत्येक का दीजिए। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है हु आर द इनहेबिटेंट्स ऑफ सीमापुरी, सीमापुरी के निवासी कौन हैं। व्हाट डू दे डू फॉर देयर लिवलीहुड, वह अपनी जीविका के लिए क्या करते हैं। तो देखिए द इनहेबिटेंट्स ऑफ सीमापुरी आर प्राइमरली इमाइग्रेंट्स फ्रॉम बांग्लादेश, सीमापुरी के निवासी प्राथमिक रूप से बांग्लादेश के निवासी हैं। कहाँ के निवासी हैं, बांग्लादेश के। हु सेटल्ड इन दिस एरिया इन 1971, जो 1971 में इस क्षेत्र में व्यवस्थित हो गए थे। दे लिव इन मेकशिफ्ट होम्स, वह अस्थाई बने हुए घरों में रहते हैं। विद मड स्ट्रक्चर्स, मतलब कीचड़ से, एंड रूफ्स मेड ऑफ टिन एंड ट्रिपोलियन, मतलब कीचड़ की दीवारें होती हैं, मिट्टी की दीवारें, और उसके ऊपर टिन या फिर त्रिपाल की छत होती है। फॉर, अब इसमें ये भी तो पूछा गया कि वो अपने जीविका के लिए क्या करते हैं, तो फॉर दियर लिवलीहुड, अपनी जीविका के लिए, दे इंगेज इन वेरियस इनफॉर्मल एक्टिविटीज़, वह विभिन्न अनौपचारिक क्रियाकलापों में संलग्न हैं। मेनली रैग पिकिंग, मुख्य रूप से कूड़ा बीनना। कलेक्टिंग रिसाइक्लेबल मटेरियल्स लाइक प्लास्टिक, मेटल और पेपर फ्रॉम गार्बेज, और जो पुनर्चक्रित पदार्थ हैं जैसे कि प्लास्टिक है, धातुएं हैं और कागज़ हैं, इन सबको कूड़े के ही मतलब ढेर से उठाते हैं। टू सेल एंड अर्न मनी, बेचते हैं और रुपए कमाते हैं। अथवा क्या कह रहा है बच्चों, अथवा कह रहा है कि व्हाट डिड राजकुमार शुक्ला डू टू ब्रिंग गांधी जी टू चंपारण, राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को चंपारण में लाने के लिए क्या किया था। तो राजकुमार शुक्ला मेट गांधी एट द लखनऊ सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1916, राजकुमार शुक्ला गांधी जी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के अधिवेशन में लखनऊ में मिला था। एंड शेयर्ड द ग्रीवेंसेस ऑफ द इंडिगो ग्रोवर्स, और नील उत्पादनकर्ताओं के दुखों को उसने उनसे साझा किया था। इनवाइटिंग हिम टू विजिट चंपारण, चंपारण में आने के लिए उन्हें आमंत्रित करते हुए। टू विटनेस द मिजरीज ऑफ द पीजेंट्स फर्स्ट हैंड, सबसे पहले जो वहाँ पर किसान थे उनके संकटों को देखने के लिए उन्हें वहाँ पर आमंत्रित किया था। शुक्ला परसिस्टेड इन हिज एफर्ट्स, शुक्ला अपने कार्य में दृढ़ रहा। फॉलोइंग गांधी टू वेरियस प्लेसेस अंटिल ही फाइनली कन्विंस्ड हिम टू विजिट चंपारण इन 1917, गांधी जी का पीछा करता रहा जब तक कि गांधी जी 1917 में चंपारण आने के लिए उससे असहमत नहीं हो गए। गांधीज विजिट मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ द चंपारण सत्याग्रह, गांधी का मिलना ही चंपारण सत्याग्रह का प्रारंभ था। ए सिग्निफिकेंट मूवमेंट इन इंडियाज इंडिपेंडेंस स्ट्रगल, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में, स्वतंत्रता आंदोलन में एक महत्वपूर्ण आंदोलन का शुरुआत हो चुका था। अच्छा बी नंबर, दोनों में से कोई एक करना था। बी नंबर क्या कह रहा है बच्चों, बी नंबर कह रहा है व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन काज इन स्कूल दैट डे, उस दिन स्कूल में बर्लिन के आदेश के कारण क्या क्या परिवर्तन था। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन सा परिवर्तन था।
द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन ब्रॉट सिग्निफिकेंट चेंजेस टू द स्कूल दैट डे। उस दिन स्कूल के लिए बर्लिन के आदेश ने बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन लाया था। कौन कौन सा परिवर्तन था? द यूजुअल हसल एंड बसल ऑफ स्कूल लाइफ केम टू ए स्टैंड स्टिल। मतलब जो प्रतिदिन का अक्सर का शोर शराबा स्कूल के जीवन में होता था वो उस दिन एकदम से शांत था। टीचर एम हैमेल बिकेम मोर सिंपैथेटिक। एम हैमेल अध्यापक और अधिक सहानुभूतिपूर्ण हो गए एंड पेशेंट और धैर्यवान हो गए विद हिज स्टूडेंट्स अपने छात्रों के साथ। व्हाइल द स्टूडेंट्स बिकेम मोर अटेंटिव इन द क्लास। जबकि जो छात्र थे वो कक्षा में और अधिक आकर्षक हो गए, ध्यानपूर्ण हो गए, चौकन्ने हो गए। द विलेजर्स मतलब गाँववासी हु ऑक्यूपाइड यूजुअली इम्पटी बैक बेंचेस। जो सीटें अक्सर खाली रहती थीं शोड रिस्पेक्ट एंड ग्रेटिट्यूड टू एम हैमेल। वह वहाँ पर अपना सम्मान दिखाने के लिए आए हुए थे और एम हैमेल को आभार प्रकट करने के लिए आए थे। रिग्रेटिंग नॉट अटेंडिंग स्कूल मोर ऑफन। इस बात का पछतावा करते हुए कि अब वह इसके बाद स्कूल में नहीं आ पाएंगे। इसके बाद में क्या है बच्चों? अथवा मान लो उसे आप नहीं कर पा रहे हैं तो उसी पाठ का क्वेश्चन है, व्हाट डिड हैमेल से अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स इम्पोर्टेंस। हैमेल ने भाषा और इसके महत्व के बारे में क्या कहा? कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है, आशा है आप लोग अच्छे से तैयार कर लेंगे। एम हैमेल एम्फेसाइज्ड। एम हैमेल ने दृढ़तापूर्वक प्रस्तुत किया दैट फ्रेंच वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल, क्लियरेस्ट एंड मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। कि जो फ्रेंच भाषा थी वह विश्व की सबसे अधिक सुंदर, सबसे अधिक स्पष्ट और सबसे अधिक तार्किक भाषा थी। ही स्ट्रेस्ड इट्स इम्पोर्टेंस एज ए की टू फ्रीडम। उन्होंने इसे एक स्वतंत्रता की चाबी के रूप में इसके महत्व को बताया है। एंड अर्ज्ड हिज स्टूडेंट्स टू गार्ड इट। और अपने छात्रों से इसकी सुरक्षा का निवेदन किया। नेवर फॉरगेटिंग इट। कभी ना भूलने का निवेदन किया। एमिडेस्ट द प्रूसियन ऑक्यूपेशन। जब पर्सिया का उस पर अधिकार हो गया था उसके बीच में। हैमेल हाईलाइटेड। हैमेल ने ये भी दिखाया दैट एज लॉन्ग एज पीपुल हेल्ड ऑन टू दियर लैंग्वेज। कि जब तक लोग अपनी भाषा पर पकड़ बनाए रखते हैं, दे हेल्ड द की टू दियर फ्रीडम। वह अपनी स्वतंत्रता की चाबी पर समझ लो पकड़ बनाए हुए हैं। कंपेयरिंग इट टू ए मीन्स ऑफ ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम ऑपरेशन। इसे एक मतलब शोषण से स्वतंत्र होने की तुलना के रूप में करते हुए उन्होंने इसे बताया है। अब देखते हैं बच्चों 8वां नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 80 वर्ड्स। आप किसी भी एक प्रश्न का, नीचे दिए गए किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 80 शब्दों में दे दीजिए। तो चलिए दे देते हैं। व्हाट डिड गांधी जी डू टू चेंज द प्लाइट ऑफ द पीजेंट्स ऑफ चंपारण। प्लाइट मतलब स्थिति हो जाएगा। गांधी जी ने चंपारण के किसानों की स्थिति को परिवर्तित करने के लिए क्या किया। चलो देख लेते हैं क्या किया था गांधी जी ने। गांधी ट्रांसफॉर्म्ड द लिव्स ऑफ चंपारण पीजेंट्स। गांधी जी ने चंपारण के किसानों के रहन सहन को परिवर्तित कर दिया था। क्या किया था? तो चंपारण के जो किसान थे उनके रहन सहन को परिवर्तित कर दिया। कैसे? थ्रू सेवरल की एक्शन, मतलब कई मुख्य क्रियाकलापों से। ही ऑर्गेनाइज्ड एंड एजुकेटेड देम। उन्होंने उन्हें संगठित किया और शिक्षित किया। अबाउट दियर राइट्स, उनके अधिकारों के बारे में। लीडिंग पीसफुल प्रोटेस्ट्स अगेंस्ट द ऑपरेसिव इंडिगो कल्टीवेशन सिस्टम। जो मतलब एक शोषणकारी नील उत्पादन की प्रथा थी उसके विरुद्ध शांतिपूर्वक विरोध करने को उन्होंने बताया। इम्पोज्ड बाय ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स, जो अंग्रेजी जमींदारों के द्वारा शुरू किया गया था।
गांधी कंडक्टेड थ्रू इन्वेस्टिगेशंस, गांधी जी ने जांच के माध्यम से कार्य शुरू किया। इनटू दियर ग्रीवेंसेस, उनके दुखों के बारे में। गैदरिंग एविडेंस ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, उनकी बर्बादी, उनके संकटों के क्या कहते हैं, साक्ष्यों को इकट्ठा करने लगे। एंड नेगोशिएटेड विद ब्रिटिश अथॉरिटीज़ टू रिकॉग्नाइज द पीजेंट्स राइट्स, और किसानों के अधिकारों को प्राप्त करने के लिए वहाँ के सरकारी अधिकारियों से, अंग्रेज अधिकारियों से मिलने लगे। His efforts led to the abolition of तिनकठिया सिस्टम, उनका प्रयास, उनके कार्यों ने जो तिनकठिया प्रणाली थी उसको समाप्त कर दिया। Where peasants were forced to grow indigo on a portion of their land, जहाँ पर किसान अपनी जमीन के एक भाग पर नील बोने के लिए, नील का उत्पादन करने के लिए मजबूर किए जाते थे। द चंपारण एग्रेरियन एक्ट ऑफ 1918 वाज पास्ड, 1918 में चंपारण एग्रेरियन एक्ट पारित किया गया। प्रोवाइडिंग रिलीफ टू फार्मर्स, किसानों को आराम प्रदान करते हुए। एंड मार्किंग ए सिग्निफिकेंट विक्टोरी फॉर गांधीज फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट इन इंडिया, और गांधी जी के भारत में पहले सत्याग्रह आंदोलन की सफलता को भी, जीत को भी, महत्वपूर्ण जीत को दिखाते हुए पास किया गया। गांधीज वर्क इन चंपारण, चंपारण में गांधी जी का कार्य आल्सो हैड ए प्रोफाउंड सोशल इम्पैक्ट, का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सामाजिक प्रभाव रहा। ही ओपनड स्कूल्स इन 6 विलेजेस, उन्होंने 6 गाँवों में स्कूल खोला। प्रमोटेड सैनिटेशन एंड हाइजीन, स्वास्थ्य और स्वच्छता को विकसित किया, सुधारा। एंड अपॉइंटेड ये डॉक्टर टू इम्प्रूव हेल्थ केयर, और स्वास्थ्य की देखभाल के लिए एक डॉक्टर को नियुक्त किया। दिस मूवमेंट एम्पावर्ड पीजेंट्स, इस आंदोलन ने किसानों को शक्तिशाली बनाया। लिबरेटिंग देम फ्रॉम फियर एंड एक्सप्लॉयटेशन, उन्हें शोषण और भय से मुक्त कराया। एंड लेड द ग्राउंड वर्क फॉर इंडियाज ब्रॉडर फ्रीडम स्ट्रगल, और भारत के विस्तृत संघर्ष, स्वतंत्रता संघर्ष में, स्वतंत्रता संग्राम में जमीनी स्तर पर कार्य किया। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, दूसरा क्वेश्चन बी वाला, मतलब दोनों में से एक करना है। बी वाला कह रहा है व्हाट डिड डगलस डिसाइड टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, डगलस ने अपने पानी के भय को जीतने के लिए क्या किया था। विलियम डगलस डिसाइडेड टू ओवरकम हिज फेयर ऑफ वाटर, विलियम डगलस ने अपने पानी के भय को जीतने का निर्णय लिया। कैसे? बाय लर्निंग हाउ टू स्विम, तैरना सीख करके। ही इंगेज्ड एन इंस्ट्रक्टर, उन्होंने एक शिक्षक नियुक्त किया। एंड प्रैक्टिस्ड स्विमिंग रेगुलरली, और नियमित रूप से तैराकी का अभ्यास करते रहे। ग्रेजुअली बिल्डिंग हिज कॉन्फिडेंस, पूरी तरीके से अपने आत्मविश्वास को विकसित करते हुए इन द वाटर, पानी में उतरते रहे। थ्रू परसिस्टेंस, मतलब इस दृढ़ता से, एंड डिटर्मिनेशन, मतलब दृढ़ता और निश्चय के साथ, डगलस एम्ड टू कॉन्क्वायर हिज फोबिया, फोबिया मतलब भी डर होता है, डगलस ने अपने डर को जीतने का लक्ष्य बनाया। इवेंचुअली बिकमिंग ए स्किल्ड स्विमर, सौभाग्य से एक कुशल नाविक, मतलब तैराक बनते हुए। एंड ओवरकमिंग द फेयर दैट हैड लॉन्ग ट्रबल्ड हिम, और अपने उस भय को जीत लिया जो जिसने उन्हें बहुत लंबे समय तक प्रभावित किया था, डराया था। अब क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, नीचे दिए गए अंश को पढ़िए केयरफुली, ध्यानपूर्वक। एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, और उसके नीचे दिए हुए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, स्वतंत्रता की एक वस्तु हमेशा के लिए प्रसन्नता की वस्तु होती है। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, इसका प्यारापन बढ़ता है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, ये कभी भी तुच्छता में नहीं जाता है।
बट विल कीप ए बोअर क्वाइट फॉर अस, बल्कि हमारे लिए एक शांति कुंज का निर्माण करता है, एंड एक स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, और प्यारे सपनों से भरी हुई एक नींद लाता है, एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीथिंग, और अच्छा स्वास्थ्य देता है और शांत सांसें देता है। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर ए इसमें कह रहा है, व्हाट आर द फीलिंग्स ऑफ द पोएट अबाउट ए थिंग ऑफ ब्यूटी। एक स्वतंत्रता की वस्तु के बारे में कवि की क्या भावनाएं हैं। द पोएट फील्स, कवि महसूस करता है, दैट ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए सोर्स ऑफ इटर्नल जॉय, कि सुंदरता की एक वस्तु आंतरिक प्रसन्नता की स्रोत होती है। प्रोवाइडिंग पीस, शांति प्रदान करते हुए, ट्रैंक्विलिटी एंड हैप्पीनेस, मतलब संतुष्टि और प्रसन्नता प्रदान करते हुए। द पोएट इज डीपली एप्रिसिएटिव एंड रेवरेंट टुवर्ड्स ब्यूटी, कवि बहुत अधिक प्रशंसक है और पसंद करने वाला है सुंदरता को। बिलीविंग, विश्वास करते हुए, इट हैज़ ए प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन वंस वेलबींग, कि ये इसमें किसी के भी अच्छाइयों, किसी को अच्छा बनाने के लिए बहुत अधिक शक्तिशाली प्रभाव है। बी नंबर कह रहा है, व्हाई द पोएट सेज, कवि क्यों कहता है, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, कि ये कभी भी तुच्छता में नहीं बदलेगी। तो भैया द पोएट सेज, कवि विश्वास मतलब कहता है, दिस ऐसा, बिकॉज दे बिलीव, क्योंकि वे विश्वास करते हैं, दैट द ब्यूटी ऑफ समथिंग इज टाइमलेस एंड इंड्योरिंग, कि किसी भी वस्तु की सुंदरता समयहीन है, कोई नहीं बता सकता कि कब तक उसका समय है, और सतत है। ए ब्यूटीफुल थिंग लीव्स ए लास्टिंग इम्प्रेशन, एक सुंदर वस्तु एक कभी ना मिटने वाला प्रभाव डालती है। प्रोवाइडिंग ऑनगोइंग जॉय एंड सोलेस, जो मतलब निरंतर प्रसन्नता और संतुष्टि प्रदान करता है। एंड इट्स इम्पैक्ट नेवर ट्रूली फेड्स अवे, और इसका प्रभाव वास्तव में कभी भी समाप्त नहीं होता है। सी नंबर क्या कह रहा है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई बोअर। आप बोअर का मतलब क्या समझते हैं, तो ए बोअर इज ए शेड्यूल्ड शेडेड स्पॉट, मतलब एक शांति कुंज, एक छायादार जगह होता है, ऑफन क्रिएटेड बाय ट्रीज और वाइन्स, जो अक्सर पेड़ों या लताओं से बना होता है। प्रोवाइडिंग ए पीसफुल एटमॉस्फेयर, जो एक शांतिपूर्ण वातावरण तैयार करता है, बनाता है, प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है बच्चों, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स, किसी भी एक कविता का आप केंद्रीय भाव लिखिए। तो कीपिंग क्वाइट है, या फिर माई मदर एट 66 है, या आंट जेनिफर्स टाइगर्स है। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ किसी भी 3 पोएम का याद कर लीजिए, इसीलिए मैं हर उसमें एक पोएम का करवा दिया करता हूँ। क्या है, कीपिंग क्वाइट का हम लोग देखते हैं। द सेंट्रल आइडिया ऑफ पाब्लो नेरूडाज पोएम कीपिंग क्वाइट इज, मतलब पाब्लो नेरूडा के कीपिंग क्वाइट कविता का केंद्रीय भाव है, द इम्पोर्टेंस ऑफ इंट्रोस्पेक्शन, मतलब आत्मबोध का महत्व, साइलेंस मतलब शांति का महत्व, एंड स्टिलनेस इन ये केओटिक वर्ल्ड, और इस शोर शराबा युक्त संसार में गंभीरता के महत्व को बताना है। द पोएट एडवोकेट्स फॉर ये मोमेंट ऑफ कलेक्टिव क्वाइट्यूड, मतलब कवि एक क्षण के लिए पूरे शांति को इकट्ठा करने के लिए कहता है। वेयर पीपुल कैन पॉज, जहाँ लोग रुक सकते हैं, रिफ्लेक्ट प्रदर्शित कर सकते हैं, मतलब अपने आत्मबोध को कर सकते हैं, एंड कनेक्ट विद दियर इनर सेल्फ्स, और अपने अंतरात्मा से जुड़ सकते हैं। दिस साइलेंस इज नॉट जस्ट द एब्सेंस ऑफ नॉइज, ये शांति केवल शोर की समाप्ति नहीं है, बट ये कैटालिस्ट फॉर सेल्फ अवेयरनेस, बल्कि आत्म जागरूकता की एक उत्प्रेरक है। अंडरस्टैंडिंग एंड यूनिटी, मतलब समझ और एकता की ज़रूरत है। नेरूडा सुझाव देते हैं, दैट बाय कीपिंग क्वाइट, की शांत रह करके वी कैन मोमेंटरली हाल्ट डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़, हम
जो विनाशकारी क्रियाकलाप हैं उनको रोक सकते हैं। फॉस्टर एम्पैथी, फॉस्टर एम्पैथी मतलब जो रिक्तता है उसको पूरा कर सकते हैं। एंड रीडिस्कवर और शेयर्ड ह्यूमैनिटी, और अपनी बटी हुई मानवता को पुनः खोज सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच। मतलब नीचे दिए गए प्रश्नों का आप लगभग 40 शब्दों में उत्तर दीजिए। तो चलिए भैया देख लेते हैं। ए नंबर क्या कह रहा है? हु वाज हैना, हैना कौन थी? और हाउ डिड सी मीट सदाओ, व सदाओ को कैसे मिली? हना वाज द वाइफ ऑफ डॉक्टर सदाओ हाकी, इस जापानी सर्जन। हना डॉक्टर सदाओ हाकी एक जापानी सर्जन की पत्नी थी। सी मेट सदाओ इन अमेरिका, वह अमेरिका में सदाओ को मिली। स्पेशली एट ए गेट टूगेदर अरेंज्ड बाई एन अमेरिकन प्रोफेसर एट हिज होम, विशेष रूप से एक अमेरिकी प्रोफेसर यानी प्रवक्ता के घर पर, जो अपने फॉरेन स्टूडेंट्स, विदेशी छात्रों को इकट्ठा करना चाहता था, उसके उस कार्यक्रम में वह उन्हें मिली थी। अब देखते हैं बच्चों, इसमें अथवा भी है। अथवा, व्हाट विल महाराज डू टू फाइंड द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइगर्स टू किल। महाराज 100 मतलब जो उनके आवश्यक संख्या थी बाघों को मारने की, उसके लिए क्या करेंगे? तो द महाराज डिटरमाइंड टू किल ये 100 टाइगर्स, महाराज ने 100 बाघों को मारने का निर्णय लिया था। टुक ड्रेस्टिक मेजर्स टू अचीव हिज गोल, और अपने इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए साहसपूर्ण उन्होंने कार्य किए थे। ही बैंड टाइगर हंटिंग इन द स्टेट, उन्होंने राज्य में बाघों के शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया। अलाउिंग ओनली हिमसेल्फ टू हंट टाइगर्स, ये बताते हुए कि वे केवल स्वयं बाघ को मारेंगे। दिस इंश्योर्ड, ये विश्वास दिलाता है दैट ही हैड एक्सक्लूसिव एक्सेस टू द टाइगर पॉपुलेशन, कि बाघों की जनसंख्या पर उनका एकाधिकार था। इंक्रीजिंग हिज चांसेस ऑफ रीचिंग हिज टारगेट, जिससे अगर वो अपनी जनसंख्या को बढ़ाते बाघ, तो वो अपने उस लक्ष्य को पूरा करने के अवसर ज़्यादा तीव्र गति से बढ़ जाता। अब देखते हैं बच्चों, इसका बी नंबर क्या कह रहा है? बी नंबर कह रहा है व्हाट इज दैट ड्रॉज डेरी टुवर्ड्स लैम्ब इन स्पाइट ऑफ हिमसेल्फ। वो क्या चीज़ थी जो डेरी को उसके स्वयं के सिवाय मिस्टर लैम्ब के पास आकर्षित कर गई, खींच कर ले गई। डेरी एक कॉम्प्लेक्स एंड ट्रबल्ड कैरेक्टर, डेरी एक मिश्रित और परेशान पात्र है। इज ड्रॉन टू मिस्टर लैम्ब, मिस्टर लैम्ब के पास खींचा चला जाता है। डिस्पाइट हिज इनिशियल रेसिस्टेंस, उसके आंतरिक प्रतिरोध के बाद भी। सेवरल फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू दिस अनएक्सपेक्टेड कनेक्शन, इस अप्रत्याशित लगाव के लिए कई तथ्य हैं। कौन कौन से तथ्य हैं, चलो देख लेते हैं। एक तो काइंडनेस एंड एक्सेप्टेंस, मतलब दयालुता और स्वीकृति। नॉन जजमेंटल एटीट्यूड, उसके अंदर कोई भी निर्णायक कह सकते हैं भाव नहीं था। शेयर्ड एक्सपीरियंसेस ऑफ पेन, अपने दर्द के अनुभव को साझा करना। लैम्स पेशेंस एंड अंडरस्टैंडिंग, लैम्ब का धैर्य और समझने की क्षमता। अथवा मान लो आप उसे नहीं कर पा रहे हैं तो आप इसे कर लेना भैया। अथवा में क्या कह रहा है? व्हाट वाज द थर्ड लेवल, तृतीय तल क्या था? वेयर वाज इट सिचुएटेड, ये कहाँ था? द थर्ड लेवल वाज ए माइस्ट्रियस सीक्रेट लेवल एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, जो तृतीय तल था ये एक रहस्यमयी तल था ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पर। ए मेजर रेलवे स्टेशन इन न्यूयॉर्क सिटी, न्यूयॉर्क सिटी का एक मुख्य रेलवे स्टेशन है। इट वॉज सिचुएटेड बेनीथ द एग्जिटिंग 2 लेवल्स ऑफ द स्टेशन, ये उस स्टेशन के 2 तल के नीचे, उस स्टेशन के 2 तल के नीचे स्थित था। which were bustling with people and trains, जो लोगों और ट्रेनों से शोर शराबा युक्त था। द थर्ड लेवल,
चलिए थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं जिससे कि कोई दिक्कत ना हो। द थर्ड लेवल वाज एन ओल्ड डिमली लिट, मतलब जो तृतीय तल था वो पुराना, थोड़ा सा प्रकाशित या मध्यम प्रकाश वाला एंड क्वाइटर एरिया और शांत क्षेत्र था। सीमिंगली फ्रोजन इन टाइम, जैसे उस समय के साथ साथ जम गया हो। विथ फीचर्स लाइक ओल्ड फैशनड लोकोमोटिव, पुराने तरीकों के उसमें गुण कौन कौन से थे, तो पुराने तरीके के इंजन थे, गैस लैम्प गैस के प्रकाश थे, एंड ये डिफरेंट एटमॉस्फेयर, और एक अलग वातावरण वहाँ का था। 12 नंबर क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स, किसी भी एक प्रश्न का उत्तर आप लगभग 80 शब्दों में दे दीजिए भैया। तो चलिए क्या है, हु वाज डॉक्टर सदाओ, डॉक्टर सदाओ कौन थे, हाउ डिड ही मीट, वो कैसे मिले, एंड मेरी हना, और हना से शादी कैसे की, मतलब डॉक्टर सदाओ कौन थे, वह हना से कैसे मिले और शादी की। हना वाज द वाइफ ऑफ डॉक्टर सदाओ, हाकी, हना डॉक्टर सदाओ हाकी की पत्नी थी। ए जापानी सर्जन, एक जो जापानी सर्जन है। सी मेट सदाओ इन अमेरिका, वह सदाओ को अमेरिका में मिली थी, स्पेशली एट ए गेट टूगेदर अरेंज्ड बाई एन अमेरिकन प्रोफेसर एट हिज होम फॉर फॉरेन स्टूडेंट्स, विशेष रूप से एक अमेरिकी प्रोफेसर के द्वारा, अमेरिकी प्रवक्ता के द्वारा सभी विदेशी छात्रों को अपने घर पर आमंत्रित करने के दौरान वह मिली थी। सदाओ हु वाज स्टडीइंग सर्जरी इन द यूनाइटेड स्टेट्स, सदाओ जो यूनाइटेड स्टेट में सर्जरी का अध्ययन कर रहा था, वेटेड टू कन्फर्म हनाज प्योर जापानीज रूट्स, मतलब हना के मूल शुद्ध जापानी होने के तक इंतजार किया, मतलब जांच करने के लिए, विश्वास करने के लिए। बिफोर फॉलिंग इन लव विथ हर, उसके प्रेम में पड़ने से पहले उसने इस बात का इंतजार किया और जांच की कि क्या ये वास्तव में पूरी तरीके से जापानी है। नोइंग हिज फादर वुड अप्रूव ऑफ दियर यूनियन, ये जानते हुए कि उनके पिता उन्हें केवल उनके उस साथ को तभी अनुमति देंगे, ओनली इफ शी वाज जापानीज, केवल यदि वह जापानी होती। दे गॉट मैरिड इन जापान, उन्होंने जापान में शादी कर ली, विद सदाउस फादर्स कॉन्सेंट, सदाओ के पिता की अनुमति से। फॉलोइंग ट्रेडिशनल जापानीज कस्टम्स, मतलब जापानी पारंपरिक जापानी रीति रिवाजों के अनुसार उन्होंने शादी कर ली। अब देखते हैं बच्चों बी नंबर क्या कह रहा है। तो बी नंबर कह रहा है व्हाट डज द थर्ड लेवल रिफर टू, थर्ड लेवल क्या प्रदर्शित करता है, तृतीय तल क्या प्रदर्शित करता है। तो भैया द थर्ड लेवल रिफर्स टू ए माइस्ट्रियस हिडन लेवल एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, जो थर्ड लेवल है ये ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पर एक रहस्यमयी छुपा हुआ तल प्रदर्शित करता है। सिंबोलाइजिंग एन एस्केप रूट, एक बचने का, भागने का मूल रास्ता दिखाता है। फ्रॉम द कॉम्प्लेक्सिटीज एंड स्ट्रेस ऑफ मॉडर्न लाइफ, मतलब वर्तमान समय की जो संकट हैं, संघर्ष हैं और तनाव है, उससे बचकर भागने का रास्ता दिखाता है। इट इज़ ए गेटवे टू द पास्ट, ये अतीत के लिए एक मार्ग है। स्पेसिफिकली टू गैलिसबर्ग, विशेष रूप से गैलिसबर्ग इलिनॉइस का इन 1894 1894 में। रिप्रेजेंटिंग ए सिंपलर मोर पीसफुल इरा, जो एक अधिक साधारण और अधिक शांतिपूर्ण युग का प्रदर्शित करता है। द थर्ड लेवल सर्व्स एज मेटाफर फॉर, ये मतलब जो रूपक के रूप में लिया गया, क्या क्या है, एस्केप मतलब भागना। ए मीन्स टू फ्ली द प्रेशर ऑफ कंटेम्प्रेरी लाइफ, मतलब वर्तमान जीवन के दबावों से भाग जाना। नोस्टाल्जिया, मतलब ए लॉन्गिंग फॉर ये बाईगॉन इरा, एक बीते हुए क्षेत्र में, यानी काल्पनिकता, बीते हुए क्षेत्र में पुनः रहना। परसीव्ड एज मोर आइडियलिक, मतलब जो बहुत अधिक आपके विचारों में विद्यमान रहता है। इमेजिनेशन मतलब कल्पना। ए प्रोडक्ट ऑफ चार्लीज इमेजिनेशन, चार्ली के कल्पना का एक क्या है, चार्ली के कल्पना का एक उत्पादन। ब्लरिंग रियलिटी एंड फैंटासी, जो वास्तविकता और काल्पनिकता को एक दूसरे में धूमिल करता है। द इनिग्मेटिक लेवल स्पार्क्स क्यूरियसिटी, ये जो एक मतलब तात्कालिक
तल है, या कह सकते हैं मतलब जिसका हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, यानी बिना किसी सोच के उत्सुकता। इनवाइटिंग एक्सप्लोरेशन ऑफ इट्स सिंबोलिज्म, इसके प्रतीक के विस्तार को दर्शाती है। एंड सिग्निफिकेंस इन द स्टोरी, और इस कहानी में क्या करती है, इस कहानी में उसके महत्व को दर्शाती है। तो बच्चों, आप लोग निरंतर अंत तक जुड़े जुड़े रहते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक चीज़ मान लीजिए, सफलता एक दिन में नहीं, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। कहा भी जाता है कि जीत की खातिर जुनून होना चाहिए, खौलता उबलता खून होना चाहिए, ये आसमां भी आ जाएगा ज़मीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज होनी चाहिए। तो बच्चों, अपने इरादों में जीत की गूंज को बनाए रखिए, जुनून को बनाए रखिए, और उस जुनून के अकॉर्डिंग आप परिश्रम करते रहिए। यकीन मानिए आप बिल्कुल सफल होंगे, 100% आप बढ़िया करेंगे पेपर में, और आपका दावा है 95% प्लस आप लोग लेकर के आ सकते हैं, अगर आप ज़बरदस्त मेहनत करते रहते हैं तो। चलिए, अगर आप लोग अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलिए। क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए, इसे अपने मित्रों के पास में शेयर करते रहिए, और कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव ज़रूर प्रेषित करते रहें, क्योंकि आपका सुझाव ही मुझे आगे बढ़ाने में मेरी मदद करता है। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।